भेजेगी सर्वलेट को, एंड देन सर्वलेट विल डिसाइड what is to be done with this request. इस रिक्वेस्ट क्या है, ये रिक्वेस्ट, और इसके साथ क्या करना है वगैरह. देन इट विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट, मीन्स के क्लाइंट ने जो मांगा है या तो क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है जिस डेटा के लिए या जिस प्रोसेसिंग के लिए जो भी है, उसे समझकर सर्वलेट वो परफॉर्म करेगा. ठीक है. और परफॉर्म करने के बाद कुछ नतीजा जनरेट होगा, मतलब कुछ रिजल्ट जनरेट होगा वहीं पे या कहीं और से. सर्वलेट ने खुद ने प्रोसेसिंग किया और कुछ रिजल्ट जनरेट हुआ, या तो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आई है उसको फुलफिल करने के लिए सर्वलेट को किसी बाह्य रिसोर्स की मदद लेनी पड़ रही है तो वो खुद करेगा. किसी और सर्वर के साथ भी बातचीत कर सकता है, आरएमआई, या तो डेटाबेस सर्वर से भी वो क्वेरी कर सकता है. अंत में जो भी किया है उसने उसने खुद सब कुछ किया या किसी और से करवाया, कहीं और से मंगवाया, जो कुछ भी जनरेट हुआ है वो अगर क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, मतलब क्लाइंट को वो बताना है रिजल्ट या डिस्प्ले करने की आवश्यकता है, तो सर्वलेट उस रिजल्ट को बिन के अंदर रखेगी और फिर उस बिन को ऐसी जगह पे रखेगी जहां से दूसरा जेएसपी पेज उसे एक्सेस कर पाए. तो इसके लिए हमारे पास तीन विकल्प है ना, ऐसे तीन लोकेशंस है हमारे पास कि जो शेयर किए जा सकते हैं, जहां पे रखी चीज शेयर की जा सकती है. रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन. तो सर्वलेट रिजल्ट को जनरेट करके उसे रखेगी बिन में, और फिर बिन को ऐसी शेयरेबल जगह पे रखेगी जहां से दूसरा पेज, कोई और पेज अपनी एप्लीकेशन का उसे एक्सेस कर पाए. ठीक है. एंड देन इट विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू जेएसपी पेज. जो रिक्वेस्ट आई थी उसी रिक्वेस्ट को वो फॉरवर्ड कर देगी जेएसपी पेज को, जो जेएसपी पेज इस रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमने बनाया है. व्यू, व्यूअर, जेएसपी पेज इज द व्यूअर. अब रिक्वेस्ट जेएसपी पेज पर जब पहुंचेगी तो जेएसपी पेज बिन जो रखा है, शेयर्ड लोकेशन पे जो बिन रखा है, उस बिन को शेयर्ड लोकेशन से एक्सेस करेगा और उस बिन के अंदर जो डेटा है वो क्या है, वो रिजल्ट है. उस रिजल्ट को वो निकाल कर, रीड कर कर क्लाइंट को अच्छी तरह से डिस्प्ले करेगा. प्रेजेंटर, जेएसपी इज द प्रेजेंटर और द व्यूअर, वो क्लाइंट को प्रेजेंट करता है. सर्वलेट जब सब कुछ कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग करता है, इट इज द कंट्रोलर. बिन जिसके अंदर डेटा है, दैट इज मॉडल. तो ये जो अप्रोच है, ये जो डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग डिजाइन जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज एमबीसी. हैज एनीबडी एनी क्वेरी, क्वेश्चन, फ्रेंड्स? No, sir. ओके. Uh, yes, we were talking about the MVC framework, means how can we implement this MVC in our application. See, there are different mechanism, different frameworks available, but the at this level or at small level of application, we can use the API available in Servlet API. That is, we can use the interface request dispatcher. Yeah. For simple applications, implementing MVC using request dispatcher is common practice for the beginners. It is an interface available in javax.servlet, and ये मैंने आपको कल बताया था कि javax पैकेज के अंदर ये इंटरफेस आया हुआ है कि जो हम उपयोग में लेंगे. Now let's see how to implement this MVC with the request dispatcher. So we will be implementing MVC using request dispatcher, which is an interface defined in javax.servlet package. हम अपनी servlet में इस पैकेज को तो ऑलरेडी इंपोर्ट करते ही है. There are 6 steps involved in implementation of MVC.
Let's take an overview of these steps. Define bins to represent data. First of all, we will define bins. बिन को बनाएंगे, बिन का जो क्लास है ना, वो क्लास हम डिफाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि जो हमें आगे जाके यूज करना है। मतलब पहले हम बिन को बनाएंगे जिसमें हमें डेटा को स्टोर करना है और उसमें से रिट्रीव भी करना है। फिर सर्वलेट्स बनाएंगे कि जो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी, ठीक है। फिर पॉपुलेट द बिन्स, सर्वलेट के अंदर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको बिन्स में रखेंगे, बिन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर उस डेटा को रखेंगे। स्टोर द बिन इन द either request session और application, that is servlet context। अब बिन में डेटा रखने के बाद उस बिन को ऐसी जगह पे रखो जहां से जेएसपी पेज उसे एक्सेस कर पाए, मतलब शेयर्ड लोकेशन पे। ऐसे 3 शेयर्ड लोकेशन मैंने आपको बताए, रिक्वेस्ट, सेशन या सर्वलेट कंटेक्स्ट, दैट इज आवर एप्लीकेशन। फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द जेएसपी पेज। अब सब कुछ होने के बाद इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दो जेएसपी पेज को, जो जेएसपी पेज आपने बना के रखा है, और नहीं बनाया है तो बनाना पड़ेगा, और उस जेएसपी पेज को अपनी एप्लीकेशन के साथ ही कहीं पे रखना होगा जिससे रिक्वेस्ट उसे फॉरवर्ड की जाए। फाइनली इन द जेएसपी पेज extract the data from the bins and display or present to the client। अब जेएसपी पेज में रिक्वेस्ट पहुंचने के बाद जब जेएसपी पेज रन होता है तो जेएसपी पेज के अंदर आपका कोड ऐसा होगा या ऐसा लिखना होगा कि जो शेयर्ड लोकेशन से बिन को एक्सेस करे, उसमें जो डेटा है उसे रीड करे और फिर क्लाइंट को प्रस्तुत करे, प्रेजेंट करे रिजल्ट। ठीक है, तो ये वो स्टेप्स है कि जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे while implementing MVC। Now we will look at the steps in more detail। जब से पहला जो केस स्टेप बताया आपको, डिफाइन बिन्स टू रिप्रेजेंट डेटा। बिन्स आर जावा ऑब्जेक्ट्स दैट फॉलो अ सिंपल कन्वेंशंस। हमें पता है कि हम बिन मतलब ऐसा कुछ, इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि भाई आपको कोई क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिन मतलब प्योर जावा क्लास जिसके अंदर आपको 3 चीजें करनी होती है। उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसके मेंबर्स प्राइवेट होने चाहिए, और उसमें गेटर सेटर मेथड्स होनी चाहिए। In MVC, the bins are created by the servlet and will be accessed by the JSP। यहाँ पे जब हम MVC इंप्लीमेंट करेंगे तो बिन जो है वो, उसे बिन को क्रिएट करे, कौन करेगा? सर्वलेट क्रिएट करेगा, और वो यूज होगा, एक्सेस होगा जेएसपी के पेज में। आया समझ में? Yes, sir. Since the bins are to be created by servlet, there is no need of a default constructor। हमें पता है, जावा के डेवलपर्स है तो हमें पता है कि अगर किसी क्लास को बनाते, हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं और अगर हम उसके अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं रखते तो कंपाइलर जब इस क्लास को कंपाइल करता है तो उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखा जाएगा कि जो फिलहाल एम्प्टी होगा। तो अगर हम सर्वलेट के अंदर ही बनाते हैं इस बिन का ऑब्जेक्ट तो हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिन के अंदर डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। Now keeping the instance variables private and using accessor methods। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम प्राइवेट रखेंगे और एक्सेस करेंगे गेटर सेटर मेथड्स के जरिए। When we create bins from JSP, the default constructor is invoked। Here it is not going to be created from JSP, so no need of default constructor, है ना। जब हम JSP से बिन को बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना अनिवार्य बन जाता है, लेकिन जब हम सर्वलेट से क्रिएट करते हैं बिन को तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कोई भी चल सकता है।
A common practice is to define value objects which represents result but have little or no additional functionality. यहाँ पे जो हम बिन बनाते हैं ना, बिन, उसका तात्पर्य और उसका उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि हम उसमें डेटा को, बिन को हम डेटा स्टोर करने के लिए बना रहे हैं, ना ही कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए। जैसे कि हम सपोज स्टूडेंट क्लास बनाते हैं। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर सपोज रोल नंबर, नेम, देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। सपोज कि मैंने कोई क्लास बनाया स्टूडेंट, फिर मैं इसमें रोल नंबर, एज, फिर उसका स्टूडेंट का नेम, एड्रेस वगैरह रखता हूँ। फिर उसके डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स रखता हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स, फिर परसेंटेज, है ना, फिर ग्रेड, एटसेट्रा। ओके, इस तरह से। तो नो डाउट इसके अंदर मैंने ये सब मेंबर्स रखे। अब अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करता हूँ इस क्लास के, ठीक है, फिर मैं प्रिपेयर रिजल्ट, प्रिपेयर मार्कशीट, ऐसी अगर सब मेथड्स में डिफाइन करता हूँ, तो ये सब क्या हो गया, ये तो ये तो पूरा प्रोसेसिंग हो गया, फंक्शनैलिटी हो गई। ऐसे क्लास को बिन नहीं कहेंगे हम। बिन में तो केवल डेटा को स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं क्लास, उसमें कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं होती, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती भी नहीं है, आप बेशक ऐसा कर सकते हो। लेकिन बिन का उद्देश्य, बिन का मतलब क्या है, वैल्यू ऑब्जेक्ट। वैल्यू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या पता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा को केवल स्टोर किया है, कोई उसकी एडिशनल मेथड या एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं होगी। तो कहने का मतलब, इसको आप बिन नहीं कह सकते, इसको आप वैल्यू ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसिंग भी हो रहा है। अब क्लास स्टूडेंट, इंटीजर, रोल नंबर, एज, फिर स्ट्रिंग, सिटी, नेम। और अब ऐसा क्लास बनाने के बाद, ऐसे प्राइवेट मेंबर्स बनाने के बाद, अगर इस क्लास में केवल आप ऐसी मेथड डिफाइन करते हो, गेट आर एन ओ, सेट आर एन ओ, है ना, फिर गेट एज, सेट एज, फिर गेट सिटी, सेट सिटी, गेट नेम, सेट नेम, और कुछ नहीं। तो ऐसे क्लास को हम बिन कहेंगे, इसमें कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं है, केवल और केवल इसमें जो मेथड्स है वो उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, और कुछ नहीं। ऐसे क्लास को वैल्यू क्लास, वैल्यू ऑब्जेक्ट कहा जाता है ऐसे क्लास के ऑब्जेक्ट को, कि जो केवल वैल्यू को स्टोर करता है। तो बिन का मकसद यही है जब हम कोई बिन बनाते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप कि आपको बिन डिफाइन करना है, कि जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया क्लास है। राइटिंग सर्वलेट टू हैंडल रिक्वेस्ट, अब आपको आपकी सर्वलेट डिफाइन करनी है जिसमें आप प्रोसेसिंग करोगे, जिसमें आप रिक्वेस्ट को हैंडल करोगे, आई हुई रिक्वेस्ट के साथ क्या करना है वो आप वहां पे डिफाइन करोगे। सो आफ्टर डिफाइनिंग द बिन क्लास, द नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग सर्वलेट which will read the request information, maybe request parameters, whatever. The normal approach of reading request are used to read request parameters and request headers. In most of the cases सर्वलेट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट में क्लाइंट ने जो HTML फॉर्म या JSP पेज के अंदर जो डेटा एंटर किया होगा, उस डेटा को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, क्योंकि आई हुई रिक्वेस्ट में वो डेटा होगा। और एडिशनली हम कुछ रिक्वेस्ट हेडर को भी एक्सेस करना चाहेंगे प्रोसेसिंग के लिए।
The mechanisms, these mechanisms are discussed in earlier chapters, chapter 1 2, है ना, of unit 1. With MVC, the servlet does not normal techniques to output the result. अब चैप्टर नंबर 1 और 2 की बात करें तो हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 तक क्या किया था? हम सर्वलेट के अंदर रिक्वेस्ट को रीड करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और रिजल्ट भी वहीं पे जनरेट करते हैं। मतलब सर्वलेट से ही हम क्लाइंट को रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन एमवीसी में सर्वलेट प्रस्तुत नहीं करेगा, प्रस्तुत करता कोई और है। सर्वलेट केवल प्रोसेसिंग करेगा, मतलब वो नॉर्मल एचटीएमएल डिस्प्ले नहीं करेगा, आउटपुट नहीं करेगा। सर्वलेट्स डोंट क्रिएट एनी आउटपुट, द आउटपुट इज कंप्लीटली हैंडल्ड बाय द जेएसपी पेजेस, है ना। जेएसपी पेज बनाना ही हमें इसलिए है ना, रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। नाउ द थर्ड स्टेप, सर्वलेट बनाने के बाद पॉपुलेट द बिन्स। सर्वलेट के अंदर आपको बिन्स को पॉपुलेट करना है, बिन का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर डेटा स्टोर करना है। ऑन हैंडलिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वलेट, the servlet will process the business logic, it will implement some logic to process client's request and generate some result. It will calculate the result. Result is to be put in the bins. अब जो result generate हुआ है उसे कहां पे रखना है? bins के अंदर. So in this step we need to use resulted data to fill in the value object bins defined in the first step. तो पहले स्टेप में जो हमने बिन क्लास डिफाइन किया, उस बिन क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, उसके अंदर ये जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको रखेंगे इन बिन के अंदर, पॉपुलेट करेंगे बिन को, मतलब उसमें डेटा रखेंगे। स्टोरिंग द रिजल्ट, once we have put the resulted data in the bins, next step is to store the bins at a location from where the JSP page will be able to access this bin. अब सर्वलेट के अंदर हमने बिन में डेटा रख दिया, रिजल्ट स्टोर कर दिया। अब उस बिन को किसी ऐसी जगह पे रखना है जहां से जेएसपी का पेज उसे एक्सेस कर पाए। Our servlet has 3 main places टू स्टोर द बिन्स। अगर हम शेयर्ड लोकेशन की बात करें तो मैंने बताया कि 3 ऐसी जगह हमारे पास है जहां पे हम बिन को रख के जेएसपी से एक्सेस करवा सकते हैं। तो ऐसी 3 जगह जो हमारे पास है वो है सेशन, रिक्वेस्ट, करंट सेशन एंड एंटायर एप्लीकेशन, दैट इज सर्वलेट कंटेक्स्ट। अगर आप ऐसा चाहते हो कि जो बिन है ना वो आपके किसी भी जेएसपी पेज में, मतलब आपकी एप्लीकेशन के किसी और पेज में एक्सेस हो सकना चाहिए, तो आप उसको एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में रखो भाई, सर्वलेट कंटेक्स्ट में रखो, क्योंकि सर्वलेट कंटेक्स्ट जो है ना वो पूरा शेयर होता है एप्लीकेशन। करंट रिक्वेस्ट तक, जब तक करंट रिक्वेस्ट लाइव है तब तक उस डेटा को उस बिन को एक्सेस करवाना चाहते हो तो उसे रिक्वेस्ट में स्टोर करो, फिर जहां तक ये रिक्वेस्ट हम फॉरवर्ड करेंगे वहां तक ये डेटा उसमें रहेगा। सेशन, अगर हम सेशन ट्रैकिंग कर रहे हैं और क्लाइंट का सेशन जब तक इनवैलिडेट नहीं होता तब तक हम इस बिन को कहीं से भी एक्सेस करवाना चाहते हैं तो हम उसको सेशन में रख सकते हैं, लेकिन सेशन एक बार खत्म होने के बाद वो डेटा उसमें से निकल जाएगा। सर्वलेट कंटेक्स्ट में डेटा रहता है। सर्वलेट कंटेक्स्ट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेशन खत्म होने के बाद भी एप्लीकेशन में डेटा रहता है। तो 3 लोकेशंस कैन बी स्पेसिफाइड बाय द वैल्यू ऑफ स्कोप एट्रीब्यूट। अब ये तीनों में से किसी भी जगह पे हमें रखना है अगर अपने बिन को, तो हम वो स्पेसिफाई कैसे करें, वो मेंशन कैसे करें? तो देखो, हम अगर जेएसपी में कोड लिखते हैं ना, अगर जेएसपी से हम बिन को किसी जगह पे रख रहे हैं तो हम जेएसपी यूज बिन में स्कोप एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसकी वैल्यू क्या रखते हैं? रिक्वेस्ट, सेशन या तो एप्लीकेशन। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था, बिन्स का जो चैप्टर था उसमें, कि जेएसपी से जब हम बिन बनाते हैं और अगर उसे हमें शेयर्ड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। We know that the default scope is the current page. अगर हम स्कोप मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्कोप क्या होता है? बाय डिफॉल्ट स्कोप होता है करंट पेज, करंट पेज तक वो सीमित रहेगा। सो लेट्स सी दिस डिफरेंट स्ट्रेटजीज, मतलब अभी भी
हमारा जो मेन टॉपिक है ना, स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट एमवीसी, वो कंटिन्यू है। लेकिन इसमें अभी जो हमने ये स्टेप नंबर 4 डिस्कस किया ना, स्टेप नंबर 4, उसमें स्टोरिंग द रिजल्ट, मतलब बिन को ऐसी जगह पे रखना है कि जहां से वो एक्सेस हो पाए दूसरे पेजेस में। और ये करना कहाँ से है, हमें सर्वलेट से। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कोड स्निपेट बताने जा रहा हूँ कि सर्वलेट में हमें क्या लिखना चाहिए। अगर हम रिक्वेस्ट में स्टोर करना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहिए, अगर हम सेशन में स्टोर करना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहिए, और अगर हम एप्लीकेशन में स्टोर करना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम डेटा को रिक्वेस्ट में स्टोर करना चाहते हैं कि भाई जहां तक ये रिक्वेस्ट है वहां तक ये डेटा स्टोर हो सकना, एक्सेस हो सकना चाहिए, तो उसे हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करना होगा। कैसे? द सर्वलेट वुड क्रिएट एंड स्टोर द डेटा एज फॉलो। आपका वैल्यू ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपके क्लास का नाम है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम क्या दिया था, स्टूडेंट। सपोज कि मेरे बीन क्लास का नाम स्टूडेंट है, या तो सपोज कोई आइटम क्लास बनाया है मैंने, कोई मेरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो यहाँ पे हम वो क्लास का नाम लिखेंगे। फिर उसका रेफरेंस वेरिएबल, ये क्या है, उसका रेफरेंस वेरिएबल। फिर न्यू, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना सर्वलेट से, तो जावा का कोड ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे वापस क्लास का नाम, और ये उसका क्या है, कंस्ट्रक्टर। सो इफ यू हैव डिफाइन parameterized constructor, and it is a good idea, it is a good idea if your bins are to be created from servlet, and if you want to store some data in it, it is a good idea to use parameterized constructor। क्यों पता है? मैं आपको देखो छोटा सा यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि सपोज आपका ये स्टूडेंट क्लास है, मान लो आपका ये स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर आपने रोल नंबर, एज, सिटी और नेम रखा है। अब सपोज कि ये स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो आप सर्वलेट से बनाने वाले हो और उसमें डेटा स्टोर करने वाले हो। तो अगर आप ऐसा लिखते हो सर्वलेट के अंदर, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, अब आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एस जो है उसके अंदर रोल नंबर, एज, सिटी और नेम, चार चीजें हैं, और वो चारों कैसी है, अभी एम्प्टी है। अब डेटा स्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, एस डॉट सेट रोल नंबर 9, एस डॉट सेट एज 24, एस डॉट सेट नेम, वॉट एवर, एस डॉट सेट सिटी, है ना, ऐसा करोगे आप। लेकिन इसकी जगह पे अगर आपने अपने क्लास में, आपका क्लास है ना स्टूडेंट, उसमें अगर आपने इस तरह से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, इंटीजर रोल नंबर, इंटीजर एज, स्ट्रिंग सिटी और स्ट्रिंग नेम, तो आपने उसके अंदर क्या लिखा होगा, रोल नंबर इक्वल टू आर, एज इक्वल टू ए, सिटी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे नाम, सिटी इक्वल टू सिटी, और नेम इक्वल टू एनएम, ऐसा आपने लिखा होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है। अब आप सर्वलेट से क्या करोगे, सर्वलेट से ये सभी मेथड्स को कॉल करने के बजाय आप डायरेक्टली जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तभी आप उसमें कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास कर दोगे, भाई रोल नंबर 9, एज 24, नाम है आर्यन और सिटी है लखनऊ। तो ये हमें इजी रहेगा। अगर हम सर्वलेट से बिन को बना रहे हैं और उसमें डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो सेपरेट लाइंस लिखने के बजाय हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना के उसको यहाँ से कॉल करेंगे, तो वो हमारे लिए थोड़ा शॉर्टर रहेगा कोड, वो अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको जो कंस्ट्रक्टर बताया है ना, उसमें मैंने यहाँ पे ये जो डॉट्स बताए हैं वो किसके लिए बताए हैं, पैरामीटर्स के लिए। कंपलसरी नहीं है, शटर मेथड भी कॉल करवा सकते हो, लेकिन जब आपके क्लास में ज्यादा मेंबर्स है तो आपको
ज्यादा बार वो कॉल करना पड़ेगा मेथड, सेटर मेथड। अब जो भी हो, ये आपका ऑब्जेक्ट बनने के बाद, आपका ये वेरिएबल बनने के बाद उसको आपको शेयर करना है। तो आपके पास जो करंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होगा ना, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू आप मेथड कॉल करोगे सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट, और पहली आर्ग्यूमेंट उसका आइडेंटिफिकेशन आपको देना है, मतलब कोई की देनी है आपको जिसके द्वारा आप वहां पे JSP पेज में इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाओगे। की, और फिर वैल्यू, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है, यहाँ पे जो की आपने दी है उसी की के द्वारा आप वहां से JSP पेज से इसे एक्सेस कर पाओगे। कैसे, मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने की दी है अभी, की। ठीक है, now now the servlet would forward the request to JSP page. Now the JSP page will use the following statement to retrieve data. अगर वो दो लाइन हमने सर्वलेट में लिखी है और फिर सर्वलेट से रिक्वेस्ट जा रही है JSP पेज को, तो उस JSP पेज में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो, JSP यूज बिन ID इक्वल टू की। वहां पे जो हमने की दी है ना, उसी की के द्वारा हम उस बिन को वहां से रिट्रीव करेंगे, लेकिन हमें मेंशन करना होगा स्कोप, क्योंकि रखा कहां पे है, हमें हमने उसे रखा कहां पे है, रिक्वेस्ट में। कहां पे रखा है, रिक्वेस्ट में। तो उसे एक्सेस भी कहां से करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट से। इसलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्कोप इक्वल टू रिक्वेस्ट। भाई रिक्वेस्ट में ढूंढो की नाम का कोई ऑब्जेक्ट, की आइडेंटिफायर वाला कोई ऑब्जेक्ट, और उसकी टाइप क्या होगी, वैल्यू ऑब्जेक्ट। देखो टाइप क्या होगी, वैल्यू ऑब्जेक्ट। क्या है ये वैल्यू ऑब्जेक्ट, ये क्लास का नेम है। देखो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, वैल्यू ऑब्जेक्ट। वो हम वहां पे मेंशन करेंगे। ठीक है, हैज एनीबडी एनी डाउट इन दिस कोड स्निपेट, जो दो कोड्स आपको यहाँ पे बताए, No. ये और ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द यूज बिन इन द मैनर डिस्क्राइब इन प्रीवियस स्लाइड, डोंट क्रिएट अ न्यू बिन। देखो हमें पता है JSP यूज बिन का जब हम यूज करते हैं ना, तो पहले तो वो क्या करता है, जो हम आईडी दे रहे हैं ना, उस आईडी वाले ऑब्जेक्ट को वो ढूंढता है, अगर वो नहीं मिलता तो नया बनाता है। तो पहले वो क्या करता है, उसे ढूंढता है, और नहीं मिलता तो ही नया बनाएगा। This bin was added by the servlet in the request by the method setAttribute. Remember that the request attributes are application specific entries in a hash table, and this table is accessible to both the current servlet and JSP. इंटरनली क्या होता है, जब हम सेट एट्रीब्यूट को यूज करते हैं ना, तो इंटरनली एक हैश टेबल में एंट्री होती है कि एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारी सर्वलेट और JSP दोनों दोनों के द्वारा एक्सेसिबल है। हम तो केवल उसमें एंट्रीज करते जाएंगे सेट एट्रीब्यूट कॉल करके, लेकिन वो सभी एंट्रीज इंटरनली हैश टेबल में होती है। और हैश टेबल जो है वो ऐसा एक स्ट्रक्चर है कि जिसमें हर एलिमेंट में दो चीज होती है, की एंड वैल्यू। Storing the data that the JSP page can use for the current request and in later request from the same client session object। क्या कहा यहाँ पे, हम डेटा को ऐसी जगह पे कोई इस तरह से हम स्टोर करना चाहते हैं कि जिससे उस डेटा को करंट रिक्वेस्ट के दौरान एक्सेस किया जा सके और नेक्स्ट रिक्वेस्ट आने पर भी उसे एक्सेस किया जा सके। कोई ऐसे ढंग से हम उसको स्टोर करना चाहते हैं कि जो केवल इसी रिक्वेस्ट के लिए नहीं, इस रिक्वेस्ट के बाद भी अगर सेम क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है दूसरी करंट सेशन में, तो भी हम उस बिन को एक्सेस कर सकने चाहिए। तो रिक्वेस्ट में रखेंगे तो वो तो केवल करंट रिक्वेस्ट तक ही रहेगा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब सेम क्लाइंट की आएगी तो वो डेटा निकल जाएगा, वो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि HTTP इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो ऐसे केसेस में हमें उसे कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, सेशन में। सी, सेम वे, आपका क्लास, रेफरेंस वेरिएबल, न्यू,
और फिर आपके क्लास का कंस्ट्रक्टर। मतलब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, वैल्यू ऑब्जेक्ट, फिर अब आपको उसे रखना है सेशन में, तो सेशन का ऑब्जेक्ट आपको रिट्रीव करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट तो क्या है कि सर्वलेट में डू गेट में हमें मिलता है, तो हमने उसे लिख लिया डायरेक्ट। सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन सी टाइप का होता है वो, HTTP सेशन। किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, देखो हम उसको बना सकते हैं लेकिन गेट सेशन के जरिए। गेट सेशन जब कॉल करेंगे तो अगर कोई सेशन पहले बना हुआ है तो वो रिट्रीव होगा, और नहीं बना है तो नया बन जाएगा। ये मेथड बिलोंग करती है रिक्वेस्ट को। इस तरह से हम गेट सेशन करेंगे, फिर उसमें डेटा को रखेंगे, की और वैल्यू की पैर। इस तरह से डेटा सेशन में रखने के बाद उस डेटा को हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे जेएसपी पेज को, है ना। और जेएसपी पेज में हमने क्या लिखा होगा, जेएसपी पेज में हम डेटा को, वो जो सेशन में डेटा हमने स्टोर किया है, सेशन में जो बिन हमने स्टोर किया है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जेएसपी यूज बिन, आईडी जो वहां पे दिया है वो सर्वलेट में, टाइप क्लास का टाइप, क्लास का नाम, और फिर स्कोप इक्वल टू सेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नाम के एक डेटा को ढूंढा जाएगा करंट सेशन ऑब्जेक्ट में, और अगर वो मिल जाएगा तो वो रिट्रीव होके यहाँ पे मिलेगा अपने को, और अगर वो नहीं मिलता तो नया बनेगा, और अगर नया बनता है तो उसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा। आया समझ में फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके। Now the third option is storing the data that the JSP page can use for the current request and in later request from any client of our application. Any client. जो प्रीवियस मैकेनिज्म था वो क्या था, एनी रिक्वेस्ट ऑफ सेम क्लाइंट इन करंट सेशन। अब एनी क्लाइंट मतलब कहीं से भी रिक्वेस्ट आए तो वो डेटा एक्सेस हो सकना चाहिए, तो उसे तो ऐसी जगह पे रखना चाहिए जो हमारी एप्लीकेशन के हर पेज में एक्सेस हो सके, और ऐसी जगह है सर्वलेट कंटेक्स्ट। सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो केवल पूरी एप्लीकेशन में एक ही बनता है, किसी भी पेज से आप उसको एक्सेस करो तो वो सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो सर्वलेट कंटेक्स्ट जो है आपकी एप्लीकेशन में, चाहे जितने भी पेजेस, जितने भी सर्वलेट्स है, उन सब के लिए केवल एक ही कॉपी बनेगी सर्वलेट कंटेक्स्ट की। चाहे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, कहीं से भी एक्सेस करोगे तो सेम ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेज 1 अगर इसके अंदर कुछ रखता है तो पेज 5 उसको जब रीड करेगा तो उसको वही चीज मिलेगी। अगर पेज जो 4 है, पेज 4, वो अगर इसे XYZ कर देता है और पेज 3 इसको रीड करता है तो उसे XYZ मिलेगा। मतलब सर्वलेट कंटेक्स्ट वो जगह है, वो चीज है कि जो पूरी एप्लीकेशन में एक ही रहती है। तो वो पूरी एप्लीकेशन के बीच में एक ऑब्जेक्ट है कि जो सभी पेजेस में शेयर किया जाता है। तो कुछ ऐसी चीज अगर हम शेयर करवाना चाहते हैं डिफरेंट पेजेस के बीच में, तो ये एक की अच्छी जगह है सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। क्या करेंगे, सेम थिंग यहाँ पे, वैल्यू ऑब्जेक्ट दैट इज अवर क्लास, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल न्यू के जरिए क्रिएट करते हैं, ये हमारा क्लास, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर, सेम लाइन। अब सर्वलेट कंटेक्स्ट में रखने के लिए पहले हमें सर्वलेट कंटेक्स्ट को रिट्रीव करना पड़ता है। रिट्रीव वो कैसे करेंगे, हमारे सर्वलेट की मेथड है गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट। इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कंटेक्स्ट विच कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज। अब यहाँ पे जो हमें
सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिला, उसके अंदर हम डेटा को रख रहे हैं। देखो मेथड तो सेम है, सेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट। रिक्वेस्ट में भी वो मेथड है, सेशन में भी है, और सर्वलेट कंटेक्स्ट में भी है, और पेज कंटेक्स्ट में भी है। तो यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट सर्वलेट कंटेक्स्ट में रखा और उसको आइडेंटिफायर क्या दिया, की। ठीक है। अब इस तरह से ऑब्जेक्ट रखने के बाद, इस तरह से सर्वलेट कंटेक्स्ट में ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हम अपने जेएसपी पेज को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे, और जेएसपी पेज के अंदर क्या लिखेंगे, जेएसपी यूजबिन आईडी इक्वल टू की, टाइप इक्वल टू अपने क्लास का नाम, और स्कोप इक्वल टू एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में की नाम का एक ऑब्जेक्ट ढूंढा जाएगा, और अगर वो मिलता है तो वो रिट्रीव किया जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलता तो वो नया ऑब्जेक्ट बना के दिया जाएगा। फिफ्थ स्टेप, फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट टू जेएसपी पेज। ये है असल पॉइंट, मतलब कि असल बात, कि जो हमने शुरू में कहा कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके हम यहाँ पे एमबीसी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब क्या करना है, डेटा को स्टोर कर दिया, शेयर कर दिया। अब वी कैन फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द जेएसपी पेज बाय द फॉरवर्ड मेथड ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। बस इतना ही कार्य करना है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मेथड है फॉरवर्ड, जिसमें आपको लिखना है यूआरएल उस पेज का, कि इस पेज को मैं करंट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो पहले आपके पास ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट को आप प्राप्त कर सकते हो इस मेथड के जरिए, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट प्राप्त करते वक्त आपको बताना भी है कि कौन से पेज के लिए आप इस रिक्वेस्ट डिस्पैचर को रिट्रीव कर रहे हो, कौन से पेज को आप फॉरवर्ड करना चाहते हो रिक्वेस्ट, उस पेज का यूआरएल आपको यहां पे लिखना है कि भाई इस पेज के लिए, इस यूआरएल के लिए मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट चाहता हूं। This method belongs to the servlet request and we can call it using HTTP servlet request. ये जो मेथड है gets request dispatcher, वो हम कॉल करेंगे HTTP servlet request के ऑब्जेक्ट के द्वारा अपनी सर्वलेट में। This method will return an instance of request dispatcher and needs an argument which is the relative address of the JSP page. ये अपने को रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो एक रिलेटिव यूआरएल होना चाहिए उस जेएसपी पेज का जो हमने बनाया है रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। Now recalling that the web-INF is the safe place for storing such JSP page. इस केस में दोस्तों जो JSP पेज है ना, वो ऐसा है कि हम क्लाइंट को डायरेक्ट वो JSP पेज एक्सेस करने देना नहीं चाहेंगे, केवल हमारी एप्लीकेशन की, हमारी सर्वलेट से ही वो पेज एक्सेस होना चाहिए। तो ऐसे पेज को हमें कहाँ पे रखना चाहिए, web-INF के अंदर, जिससे वो केवल हमारी ही सर्वलेट से, हमारी एप्लीकेशन से ही एक्सेस हो पाए, क्लाइंट डायरेक्टली उससे एक्सेस नहीं कर पाएगा। Once we have obtained an instance of request dispatcher, we can call forward method which has the following syntax. एक बार रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, फिर आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के लिए केवल और केवल कॉल करना है मेथड फॉरवर्ड को रिक्वेस्ट डिस्पैचर के जरिए, जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है करंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, जो आपको ऑलरेडी डू गेट में मिला है। डू गेट में जो दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, वही पास कर देना, मतलब कि करंट रिक्वेस्ट ही हम पास कर रहे हैं, करंट रिक्वेस्ट। So it needs two arguments which are request and response. Note that this method is quite different from send redirect. ये मेथड सेंड रिडायरेक्ट से अलग है। सेंड रिडायरेक्ट जो हमने थर्ड चैप्टर में रिस्पॉन्स के वक्त डिस्कस किया था कि करंट पेज अगर कुछ डिस्प्ले करने को नहीं है करंट पेज में, तो हम किसी और पेज पे ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो करते हैं हम सेंड रिडायरेक्ट के जरिए। तो देखने सुनने में ये फॉरवर्ड मेथड और सेंड दोनों समान लगेगी, लेकिन है बिल्कुल अलग अलग। तो काफी बार इन दोनों के डिफरेंस भी पूछे जाते हैं।
क्या डिफरेंस है फॉरवर्ड मेथड और सेंड रिडायरेक्ट के बीच में। तो देखो, फॉरवर्ड मेथड जो है वो बिलोंग करती है रिक्वेस्ट डिस्पैचर से, सेंड रिडायरेक्ट जो है वो बिलोंग करती है रिस्पॉन्स से। फॉरवर्ड मेथड जब हम कॉल करते हैं तो उसमें हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, सेंड रिडायरेक्ट में जो आर्ग्यूमेंट पास होती है वो केवल यूआरएल होता है। फॉरवर्ड मेथड जब हम पास करते हैं तो कोई स्टेटस कोड ऑटोमेटिकली सेट, ना ही कोई हेडर सेट होता है। सेंड रिडायरेक्ट जब हम कॉल करते हैं तो 302 नंबर का स्टेटस कोड भी सेट किया जाता है और लोकेशन हेडर भी सेट किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब हम फॉरवर्ड मेथड का यूज करते हैं ना, तो नेक्स्ट पेज जहां पे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं वो रन होगा, लेकिन ऊपर यूआरएल यूआरएल उस पेज का नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब हम सेंड रिडायरेक्ट करेंगे ना, तो जिस पेज को हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं उस पेज का यूआरएल क्लाइंट को दिखाई देगा एड्रेस बार में। ये चार महत्वपूर्ण डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। While using the forward, the URL does not change. The client sees the URL of the original servlet. मैंने बताया ना, फॉरवर्ड मेथड कॉल करेंगे तो जो यूआरएल पहले वो देख रहा था सर्वलेट के वक्त वही यूआरएल रहेगा, लेकिन पेज दूसरा आएगा। तो क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली जो आउटपुट उसके सामने आया है वो कहाँ से आया है, वो जेएसपी पेज का है सर्वलेट का। जेएसपी पेज रन होगा, उसका आउटपुट क्लाइंट के सामने आएगा, लेकिन यूआरएल जो है वो तो सर्वलेट का ही रहेगा। Whereas using send redirect it changes. Send redirect का यूज करते हैं ना तो यूआरएल भी चेंज हो जाता है। Also with forward method, no extra response request headers are added, whereas send redirect, a status code of 302 and location header are added. देखो, ये छोटा सा एक कोड स्निपेट आपको यहाँ पे बताया है, जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन। अदरवाइज हम डिटेल में इसका प्रैक्टिकल सेशन भी रखेंगे और बीन का भी बाकी है तो वो भी रखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है कि ये सर्वलेट का कोडिंग है, ठीक है, डू गेट मेथड। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट में आया हुआ पैरामीटर रीड किया है ऑपरेशन, और अगर वो नल है तो ऑपरेशन हम क्या कर दिया, अननोन। फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया एड्रेस। फिर हमने क्या चेक किया कि अगर ऑपरेशन इक्वल्स टू ऑर्डर है तो एड्रेस इक्वल टू अपना ऑर्डर डॉट जेएसपी पेज जो हमने वेब आईएनएफ के अंदर रखा है उसका यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल स्टोर कर दिया एड्रेस में। एल्स इफ ऑपरेशन अगर कैंसिल है तो हमने कैंसिल डॉट जेएसपी पेज जो हमने रखा है वेब आईएनएफ में उसका एड्रेस दे दिया एड्रेस पेज को, रिलेटिव यूआरएल। अदरवाइज हमने अननोन ऑपरेशन डॉट जेएसपी का यूआरएल दे दिया एड्रेस पेज में। जो भी कंडीशन सही होती है उसके मुताबिक एड्रेस वेरिएबल में एक रिलेटिव यूआरएल आएगा। फाइनली हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का एक वेरिएबल बनाया और उसमें रेफरेंस दिया इस एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया कौन से एड्रेस के लिए, इन तीनों में से एक कंडीशन के मुताबिक। फिर डिस्पैचर का जो वेरिएबल है उसके द्वारा हमने मेथड कॉल की फॉरवर्ड, मतलब वो जो एड्रेस है वहां पे ये करंट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी। उसमें हम पास करेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम पास कर रहे हैं वो यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट हमें मिलते हैं। तो ये सिंपल सा कोड स्निपेट है अपना एमवीसी इंप्लीमेंट करने के लिए, केवल एमवीसी के लिए। इस पेज में ना ही बिन है ना ही जेएसपी है। Forwarding to static resources. Sometimes it may be needed to forward the request to static HTML page, especially when the user does not have a valid account or incomplete information. कभी कभी ऐसे पेज भी होंगे कि ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आप स्टैटिक पेज को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो, क्योंकि भाई क्लाइंट ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ एरर है, तो हम कुछ क्लाइंट को मैसेज इन्फॉर्मेशन वार्निंग डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसलिए हम एक स्टैटिक पेज बना के रखा है, उसको हम यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सो फार इफ इट इज अ गेट रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग एचटीएमएल पेज डज नॉट मैटर, बट इन केस ऑफ पोस्ट फॉरवर्डिंग इट विल नॉट वर्क। सिंपली सॉल्व इट बाय सेविंग द एचटीएमएल फाइल एज जेएसपी। अब क्या होगा कि अगर वो रिक्वेस्ट जो आई है वो गेट रिक्वेस्ट होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट है तो क्या होगा कि जेएसपी एचटीएमएल पेज है उसमें वो फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में भले ही आपका पेज स्टैटिक हो
भले ही आपके पेज में कोई डायनेमिक कंटेंट नहीं है, बट उसको आप डॉट जेएसपी से सेव कर लो। ये तो हो सकता है ना। जेएसपी पेज हम ऐसा भी बना सकते हैं जिसके अंदर जावा का कोड बिल्कुल हो ही नहीं, केवल एचटीएमएल का कोड हो, चलेगा। लेकिन वो जेएसपी पेज है ना, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट को भी वो हैंडल करेगा। नाउ फाइनली सिक्स स्टेप जो है, आखिरी स्टेप, डेटा को शेयर कर दिया, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दी। अब जेएसपी पेज में आके उस डेटा को रीड करना है बिन के अंदर से, जो लोकेशन में है, शेयर्ड लोकेशन में, और रिजल्ट प्रस्तुत करना है। वंस द रिक्वेस्ट अराइव्स एट द जेएसपी, इट कैन यूज जेएसपी यूज बिन एंड जेएसपी गेट प्रॉपर्टी टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। जेएसपी यूज बिन के जरिए उस ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट में से डेटा रिट्रीव करने के लिए जेएसपी गेट प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। So it is common mechanism that we have discussed in the previous unit of JSP bins, Java bins. Still, there are two differences to be noted. जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जेएसपी गेट प्रॉपर्टी, उसी तरह से हम यहाँ पे बिन को रिट्रीव करेंगे। लेकिन दो चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। जेएसपी पेज नेवर क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट। जे जब एमबीसी इंप्लीमेंट करते हैं तो जेएसपी पेज ऑब्जेक्ट बनाता, ऑब्जेक्ट बनाता है सर्वलेट। और सर्वलेट ने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसी ऑब्जेक्ट को जेएसपी पेज रिट्रीव करेगा, नया क्रिएट नहीं करेगा। जेएसपी पेज शुड नॉट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स। जेएसपी पेज में से उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई भी नहीं किया जाएगा। कर सकते हो, कुछ एरर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को चेंज कहां से करना है, उसमें डेटा कहां से रखना है, सर्वलेट से। जेएसपी में केवल उस डेटा को रीड करना है, मॉडिफाई नहीं करना है। बट सिंथेटिकली इट इज नॉट एरर, बट लॉजिकली इट इज रॉन्ग थिंग, उसूलों के खिलाफ है ये चीज। We should use JSP useBin with type attribute because the servlet will create the objects and not the JSP page. Also, we should use get property but not set property. तो हमें get property यूज करना है, set property नहीं यूज करना है अपने JSP पेज के अंदर। While using useBin, we should use the scope that match the storage location used by the servlet. सर्वलेट से डेटा अगर हमने रिक्वेस्ट के अंदर रखा है तो हमें यहाँ पे स्कोप में क्या यूज करना है, रिक्वेस्ट लिखना है। अगर हमने HTTP सेशन के अंदर स्टोर किया है तो यहाँ पे हमें सेशन लिखना है। और अगर हमने सर्वलेट कंटेक्स्ट में रखा है बिन को तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन लिखना है। Where object should be request for request stored data, it should be session for the data stored in session, and it should be application for the result data stored in servlet context. ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट, सेशन या एप्लीकेशन, तीनों में से कोई एक। जिस तरह का ऑब्जेक्ट हमने सर्वलेट में यूज किया है उसके मुताबिक यहाँ पे हमारा स्कोप एट्रीब्यूट हमें यूज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 6 स्टेप्स कि जो हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे, फॉलो करने होंगे एमबीसी को यूज करते वक्त, एमबीसी को इम्प्लीमेंट करते